हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और देखो, आज के वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 12 केमिस्ट्री का 2 चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि एकदम लेटेस्ट एग्जाम में आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री का 2 चैप्टर लिए हैं, चैप्टर थर्ड और फोर्थ। चैप्टर थर्ड को आप लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक, और फोर्थ है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 2 चैप्टर लिए हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो 4 मार्क्स का दोनों चैप्टर से पूछा हुआ है लगातार। आप जब देखोगे क्वेश्चन बैंक, ठीक है, तो दोनों चैप्टर से यानी चैप्टर थर्ड और फोर्थ से आपको 2021, 2022, 2023 और 2024 यहाँ तक में बच्चों मात्र 4 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव पूछा है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना है तो ही जाकर के आपका आप 100% आने वाले एग्जाम जैसे 2025 या 26 में एग्जाम दोगे, तो आप जाकर के 100% टोटल का टोटल आप 4 का 4 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जैसा कि बच्चों लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 2024 तक का, तो ये सारा वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात देखो, जो मंथली एग्जाम होता है वो कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपको मंथली एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, बहुत आपको वहाँ भी आपको इस मेरे वाले वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ में फाइनल एग्जाम में तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट फाइनल एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का जो ये पहले हम लोग चैप्टर थर्ड का करेंगे, फिर चैप्टर फोर्थ का करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? हु गैव द थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन? तो याद रखना, अरहेनियस ने दिया था। किसने दिया था? अरहेनियस ने जो है थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, आयनीकरण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है, द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज। देखो यहाँ पे 2023 का क्वेश्चन 2024 में ये देखो, हाल फिलहाल का एग्जाम का जो क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये सेल स्थिरांक क्या होता है? तो बच्चों एक पता है, कप्पा होता है हमारा C/L/A। क्या होता है? C/L/A। ये जो के है बच्चों, इसे बोलते हैं विशिष्ट चालकता। ठीक है, और ये जो L/A है, यहाँ पर जो L है बच्चों, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड की लंबाई। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड की लंबाई। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज आपको बताएंगे, याद रखना, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड की लंबाई, की लंबाई। ठीक है, और ये जो A है बच्चों नीचे में, ये है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। तो ये जो L/A है, यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई अपॉन क्षेत्रफल, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेल स्थिरांक या कंडक्टिविटी ऑफ सेल। एक बात और याद रखना, यहाँ पे इसका एसआई यूनिट पूछ सकता है आपसे। देखो, एल लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, या सॉरी सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी आपको वहां दे। अपॉन एरिया का हो जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। तो देखो, ऊपर से एक एम ये कट सकता है, ये कट सकता है, और ये कट सकता है। क्या बचा? अगर हम सिंगल इसका यूनिट में देखें, तो या तो आपको 1/सेंटीमीटर देगा, या तो 1/मीटर देगा। और हम बोल सकते हैं पर सेंटीमीटर और पर मीटर, इन दोनों में से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में देगा बच्चों, तो सेल स्थिरांक का एसआई यूनिट बन जाएगा ये। ठीक है, सेल स्थिरांक का ये क्या बनेगा? आपका इकाई बन जाएगा। तो इकाई भी याद करना है, हो सकता है 2025 में सेल स्थिरांक का इकाई पूछ दे, तो ये हम आपको निकाल के दिखा दिए कैसे इसका इकाई आ जाएगा। और L/A यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई अपॉन क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सेल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो 2013, 15 और 24 क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो आपको अच्छे से ये सब क्वेश्चन को टैकल करना, बनाना है। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 96 यानी 96,696,500 कुलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। वाट रिलीज 96,500 कुलम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अब ऐसा यूनिट में देखना बच्चों, ग्राम में दिया हुआ है। यहाँ देखो सब ग्राम में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तो, अब यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ ग्राम है नहीं। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है, हमें क्या निकालने का आ रहा है?
कुलम विद्युत विद्युत कौन यहाँ क्रिएट करेगा, तो सीयू क्रिएट करेगा। अब देखो होता क्या है, सीयू पर रहता है +2 चार्ज, ठीक है, +2 चार्ज। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, तब सीयू ये सॉलिड बनता है। ओके, अब हमें पता है कि एक मोल फेराड, एक मोल बराबर होता है 96500 फेराड। ठीक है, ये क्या होता है 96500 फेराड। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लेगा तब जाके सीयू न्यूट्रल आयन बनाएगा। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा, 2 मोल में हो जाएगा 96500 इंटू 2। ठीक है, अब जब भी आपको यहाँ पे ग्राम देगा, क्या देगा, नीचे में देखो एसआई यूनिट सब में ग्राम दिया हुआ है। इसका मतलब हम एक कॉपर का या यहाँ पे कोई सा भी धातु आपको दे दे, कॉपर रहेगा, सोडियम रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसका मोलर मास हमको क्या करना है, जानना पड़ेगा। तो कॉपर का मोलर मास होता है बच्चों 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। अब जैसे ये सवाल आएगा तो यहाँ पे जो है आपको इसको नीचे रख देना है। तो सबसे पहले 63.5 मोलर मास को ऊपर रखना है, ये जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं इसे नीचे रखना है, गुणे में आपको जितना ये कूलम का पूछ रहा है उसको ऊपर रख देना है 96500। क्या बताएं, जो भी आपको तत्व इलेक्ट्रॉन देगा उसका मोलर, जो भी आपको एलिमेंट देगा उसका मोलर मास ऊपर में रख लेना है, अपॉन ये जो हम लोग पर मोल के लिए निकाले हैं इसको नीचे रखना है। अब गुणे में जो आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसे कर देना है। देखो ये दोनों कॉमन है, बचा हमारे पास क्या 63.5/2, तो ये कटेगा तो 31.776, जो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ग्राम बचेगा मात्र, ऐसा यूनिट किसमें बचेगा, देखो मोल से मोल खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मोल लिखा हुआ है, मोल से मोल बच्चों यहाँ खत्म हो जाएगा, हमारा ऐसा यूनिट मात्र ग्राम में बचेगा। मोलर मास का ऐसा यूनिट तो यूनिट होता है ग्राम पर मोल, तो यही ग्राम बच्चों यहाँ बच जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या देखो ऐसा यूनिट में ग्राम लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 31.76 ग्राम तांबा। और हमें कैसे पता चला कॉपर का बात कर रहा है, देखो यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है, ग्राम तांबा ग्राम तांबा, इसीलिए और ये कॉपर ही विद्युत जनरेट भी करेगा यहाँ पे CuSO4 के सॉल्यूशन में। जैसे NaCl होता है, NaCl, तो यहाँ पे आपको ग्राम NaCl कर, ग्राम Na दे देता है, सिर्फ ग्राम सोडियम ग्राम सोडियम ग्राम सोडियम। ठीक है, उस समय क्या होता है, सिर्फ 1 मोल Na निकलता है, कितना निकलता है 1 मोल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा Cu+, तब जा करके ये न्यूट्रल Cu बनाता है। तो 1 मोल हमें पता है कितना होता है 96500 फेराड, 2 मोल में कितना हो जाएगा गुने 2। और क्या बताएं ट्रिक, मोलर मास को ऊपर रख देना है, ये वाला जो हम लोग निकालते हैं इसे नीचे रख देना, और टोटल जो आपको एक क्वेश्चन में पूछेगा कितना कूलम के लिए, ये यहाँ रख देना, कट करके ये आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 2026 में पूछ सकता है, 2025 में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ आपको डेटा चेंज करके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है, 2023 का एग्जाम 2023 में ये पूछा हुआ है। कहाँ में निकल रहा है बच्चों, कैथोड पे क्या निकलेगा। तो जब हम NaCl को लिक्विड में डालते हैं तो सबको पता है क्या बनता है, Na+ बनता है और Cl- बनता है। और एक चीज देखो, प्लस चार्ज कहाँ पे जाएगा, तो निगेटिव पे जाएगा। और हमें पता है जो कैथोड होता है वो कैसा कैसा इलेक्ट्रोड होता है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और एनोड जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एनोड कैसा होता है, एनोड एनोड बच्चों होता है पॉजिटिव। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव पे और पॉजिटिव वाला निगेटिव पे जाएगा। तो अब कौन सा जाएगा कैथोड पे, तो सोडियम जाएगा। ठीक है, सोडियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। Na+ जाएगा हमारा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड जो होता है वो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयंस जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन विलयन में वैद्युत का संचालन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्यूशन, 2023 में पूछा है। तो वैद्युत अपघटय जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, ये हमारे जो वाटर में या जो सॉल्यूशन में वैद्युत वैद्युत का संचालन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों जैसे NaCl हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl जितने भी एसिड हो गए, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। वैद्युत अपघटय जो संचार वैद्युत, ये सब क्या है बच्चों, तो वैद्युत अपघटय है, इलेक्ट्रोलाइट है ये सब। ओके, तो याद रखना इस बात को। बिजली के 1 फैराड बराबर कितने कूलम होते हैं, बिजली के 1 फैराड बराबर
बराबर होता है कितने कूलम की? 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही 96500। ठीक है, 96500। ठीक है, तो देखो 965, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। 1 मोल Al3+ को Al में अपचय कितने आवेश, देखो यहाँ पे आवेश पूछ रहा है या मास नहीं पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा सारा क्वेश्चन में ग्राम कॉपर दिया हुआ था, ग्राम तांबा, ग्राम तांबा। यहाँ पे आवेश चार्ज पूछा, ये सिंपल है। अब देखो यहाँ पे कितना है, Al3+ से अगर हमको Al में जाना है तो +3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा। तो हमें क्या कर रहा है, और हमें एक बात पता है बच्चों यहाँ पे कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 96500 कूलम। ठीक है, अभी बताए थे। तो 3 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 96500। और जब हम इसे गुना करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 3 × 10⁵ कूलम का, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। ठीक है, 3 × 10⁵ कूलम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका। ओके, ये सिंपल था, और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए, तब न्यूट्रल आपको एल्युमिनियम यानी सॉलिड आएगा ये। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 96500, 3 इलेक्ट्रॉन बराबर 3 से, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, फराडे का विद्युत अपघटन निम्न नियम निम्न में से किससे संबंधित है? फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, ये हमारा फराडे का लॉ जो है वो संबंधित है। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, अब यहाँ पे उल्टा होता है। देखो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, यहाँ पे देखो बच्चों उल्टा होता है। अभी हम बताए थे कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। गैल्वेनिक सेल 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स वाले में भी। ठीक है, अभी के लिए जान लो, एनोड जो होता है गैल्वेनिक सेल में ऋणात्मक होता है, और एनोड पर ही बच्चों यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है हमारा, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है कहाँ पे, एनोड पे, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। और जब गैल्वेनिक सेल 5 मार्क्स का जब डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से, तब वहां पे ये चीज और बताएंगे। और गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, और 2024 में इसका डायग्राम भी पूछा है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक हो जाता है, और इसी पे हमारा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल ऐसा सेल होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल का बैटरी, लैपटॉप का बैटरी, ये सब कैसा है, सेकेंडरी सेल है। और प्राइमरी सेल होता है बच्चों जिसे हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, जो हमारा बैटरी होता था टॉर्च वगैरह में, ये सब प्राइमरी सेल होता है। जैसे लिक लॉन्च प्राइमरी सेल है, सांद्रण प्राइमरी सेल है, लेकिन जो लेड स्टोरेज बैटरियां होती हैं ये सब द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, तो बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 21 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? 23 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल ईंधन सेल होता है बच्चों। क्या होता है, ईंधन सेल होता है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ये 2023 में पूछा हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है धातु का अपचयन सबसे अधिक होगा, सबसे ज्यादा रिडक्सिंग पावर, जो सबसे ज्यादा निगेटिव यहाँ पे वैल्यू है वही सबसे ज्यादा रिडक्सिंग एबिलिटी दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का ही बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा, देखो ए बी सी डी 4 आपको इलेक्ट्रोड दिया हुआ है मेटल का, और जिसमें कि सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू किसका, ए का है, वही हाईली रिड्यूसिंग एबिलिटी उसी में होगी एबिलिटी। ठीक है, अपचयन की क्षमता किस में होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए में ही होगा। अब देखो आ गया है हमारा रासायनिक गतिकी। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो इतना क्वेश्चन था बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, वैद्युत रसायन का। ठीक है, इतना आपको इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, प्रीवियस ईयर्स का सारा नया क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्वितीय कोटिक अभिक्रिया के लिए वेग किस तरह की इकाई है? 2024 में पूछा हुआ है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर। अब कोई सा भी ऑर्डर का आपको रेट, आपको अगर उसका वहां पे
अभिक्रिया इकाई पूछा, ठीक है, यूनिट पूछा कोई सा भी ऑर्डर का, तो आप कैसे करोगे? तो एक फॉर्मूला बता देते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, ठीक है, 1 - n, और बगल में पर सेकंड। पर सेकंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, पर सेकंड सेपरेट है। टाइम कैसा यूनिट है ये? पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड बगल में सेपरेट है। और यहाँ पे क्या है हमारा मोल पर लीटर पे जो ये एन है ये चेंज होगा, और ये एन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यही एन है ऑर्डर। अभी हम लोग को क्या कर रहा है? सेकेंड ऑर्डर निकालने का। तो जैसे हम मोल पर लीटर, अब मोल पर लीटर किसकी इकाई होती है? सांद्रण की इकाई होती है, कंसंट्रेशन की इकाई होती है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है सेकेंड ऑर्डर का, तो एन के जगह पर सेकेंड पुट कर देंगे। अब पर सेकेंड को आराम से बगल में लिख दो, मोल पर लीटर 1 - 2 -1 पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मोल पी की पावर -1 अपॉन लीटर की पावर -1, ये -1 इस पे भी दे दिए, इस पे भी दे दिए, यानी पर मोल और पर लीटर, और यहाँ पे पर सेकेंड है। अब ये अगर ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे देखो लीटर ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम इसके ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो मोल सेकेंड नीचे में रखा हुआ है, यानी ये लीटर को ऊपर डाल करके ये मोल, देखो मोल ऑब्वियस नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि देखो निगेटिव चार्ज है, नीचे लेके आ जाते हैं, तो पॉजिटिव में हो जाएगा। और सेकेंड को भी ये नीचे में आ दिया है, तो नीचे जैसे लाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज किस में आ जाता है? पॉजिटिव में आ जाता है। तो लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस टाइप का कुछ ये आपको, और जिस जिस तरह का ऑप्शन वहाँ मिलेगा आपको वैसे कर सकते हैं आप। नहीं तो अगर हम सिंपल में ऐसे जाते तो पर मोल लीटर ऊपर आते पॉजिटिव का हो जाता, और पर सेकेंड ऐसे भी रहता। अब इसी को अगर हम चेंज करना रहेगा, तो लीटर ऊपर में रखा हुआ है, निगेटिव है ऊपर में, पावर नीचे आएगा तो पॉजिटिव में बन जाएगा, यहाँ भी पावर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में बन जाएगा। तो किसी भी आपको ऑर्डर का पूछे, प्रथम कोटि का पूछे, तो सीधे यहाँ पे 1 रख के 0 कर देना, मतलब ये 1 हो जाएगा। ओके, द्वितीय जीरो ऑर्डर का पूछे तो एन की जगह पर 0 रख देना है। सेकेंड ऑर्डर का पूछे तो एन की जगह पर सेकेंड रख, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और पर सेकंड के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, बगल में पर सेकंड चुपचाप आराम से ये पड़ा रहेगा, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला है। अब मोल पर लीटर बच्चों क्या होता है? सांद्रण होता है। तो मोल पर लीटर की पावर 1 - n अब प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है 2024। तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर उसकी सक्रिय द्रव्यमान यानी ऑन एक्टिव मास पे करती है। एक्टिव मास बच्चों हम ऐसे लिखते हैं कुछ, ठीक है, एक्टिव मास कुछ ये होता है, ये डब्बा में बंद होता है, और ये डब्बा बच्चों क्या है? सांद्रण है, यही क्या है हमारा? सांद्रता है, या सांद्रता की इकाई, ये सांद्रता को दर्शाता है, एक्टिव मास, ठीक है। तो याद रखना है, जो आपका अभिक्रिया की दर है वो हमारा सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण आपको लिखा हुआ है इस तरह का, हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, डी टी इक्व टू के एच की पावर हाफ और बी की पावर कितना हाफ है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो कोटि क्या होता है बच्चों? यहीं पे रेट है, तो आपको जनरली यहाँ पर रेट या दर लिखा मिलेगा, ठीक है, दर बराबर के, यहाँ पे आपको जो आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर रहेगी। तो जैसे हमसे पूछा अभिक्रिया की कोटि, तो ये बच्चों जो पावर है उसे हम नॉर्मली क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो दो कॉमन आ जाएगा, ऊपर भी दो आ जाएगा, एक प्लस एक कट के क्या बचा? 1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, आपको रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने पूछेगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मंथली एग्जाम में भी बच्चों ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो ये आपको 2024 2022 का क्वेश्चन 2024 में रिपीट कर दिया, विच ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हैं इसको, इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते पावर ऐड करके, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग निकाल के देखा हुआ है, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक उसका क्वेश्चन रिपीट कर दिया 2024 में। ओके, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन में 3 इजी पूछा है, एक टफ पूछ दिया है, बस यही आपको करके जाना पड़ेगा। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2A + B
और ये क्या हमें दे रहा है, उत्पाद में सी दे रहा है कि दर निम्नलिखित में किसके द्वारा निरूपित। अब दर किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, ये क्वेश्चन डिस्कस किए ऑलरेडी। तो जब भी हम दर लिखेंगे तो इधर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, उत्पाद में क्या मिल रहा है, उत्पाद में क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब रहता है रिएक्टेंट से, ठीक है, तो यानी अभिकारक से हमें ज़्यादा मतलब रहता है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे सॉरी एक मिनट, हमें यहाँ क्या लिख रेट लिखने बोल रहा है, ठीक है, रेट लिखने बोल रहा है। तो कैसे रेट का हम निरूपित करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो होता क्या है, कभी भी किसी भी रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है ये घटता है और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है। रिएक्टेंट का जो मात्रा है वो कम होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो जो घटता है उसे निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, जो बढ़ता है उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। अब जब हमें रेट लिखना रहेगा तो रेट को हम लोग कैसे निरूपित करते हैं बच्चों, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर ए के जगह पर, एक्स के जगह पर, जहाँ पर ए है वहाँ पर हम क्या लिख कर देंगे, एक्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, डी ए बाय डी टी। और बताए थे ये रिएक्टेंट है, उत्पाद क्या होगा, घट कम होगा तो निगेटिव के साथ। अब इतना ही नहीं, ये जो दो है आगे में, इसको 1/2 के साथ लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं बच्चों आगे में, एक मिनट, ये जो निगेटिव है इसको थोड़ा सा हटा के लिखते हैं। इसे हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। क्या बताए, ये जो इसके सामने लिखा है ए के सामने दो, इसका रेसिप्रोकल। और हमारा रिएक्टेंट कम होता है तो निगेटिव, और डी ए बाई डी टी क्या है ये हमारा, तो रेट लिखाते हैं, ठीक है। ये ए का आ गया, बी भी कम हो रहा है लेकिन बी के आगे में कुछ नहीं लगाना क्योंकि वन है, 1/1 वन ही होता है जो हम लिखेंगे नहीं, डी बी बाय डी टी। सी बढ़ेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को पॉजिटिव के साथ लिखते हैं तो डी सी बाय डी टी। वन हम लोग है यहाँ पर अंडरस्टूड है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में माइनस हाफ डी ए बाई डी टी, देखो माइनस हाफ डी ए बाई डी टी भी है, माइनस डी बी बाई डी टी भी है, ठीक है। और एक यहाँ पे प्लस का डी, तो इनमें से सभी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह हम लोग रेट को हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ये वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट घटेगा और ये प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट में पॉजिटिव लगा देते हैं। और इसके सामने जो भी लिखा मिलता है, 2 मिलेगा 5 मिलेगा, उसको रेसिप्रोकल के साथ लिखते हैं, 1/, करके लिखते हैं। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है। अब देखो यहाँ पे वस्तु लिखा हुआ है तो याद रखना यहाँ पे अनुभार हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुभार हो जाएगा। ये 2017 और 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, किसी वस्तु की प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है तो अनुभार हो जाएगा। और किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी तब सक्रिय द्रव्यमान देना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अच्छी तरह से समझ के चलना पड़ेगा। ये 2016 और 20 में पूछा हुआ है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान हो जाएगा 93/K, ठीक है। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट, दर नियतांक है, और टी हाफ क्या है, तो टी हाफ ही है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी राइट आंसर। और जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए का जो टी हाफ का वैल्यू होता है बच्चों, वो किसी भी प्रकार का आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ना तो प्राइमरी, ना तो आपका इनिशियल, ना तो फाइनल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात याद रखना है। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। 2021 में पूछा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक समान होती है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे वेग बराबर, अभी जैसे आया था ऊपर में ना ये के लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा, सब जगह लिखा होगा, ये जो के है यहाँ लिखा हुआ के, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। जो अभी यहाँ के का वैल्यू, ये क्या है बच्चों, के वेग स्थिरांक है, क्या है, वेग स्थिरांक। तो पूछ रहा है किस कोटि के लिए वेग और तथा वेग स्थिरांक दोनों का ऐसा यूनिट समान होगा। तो उस कोटि के लिए होगा जिसमें कि जितने भी यहाँ पे आपको अभिकारक है उसका वो क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो अभिकारक 1 कैसे बनेंगे, जब उसका पावर क्या आ जाए, 0 हो जाए। तो जब 0 देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वेग बराबर के बन जाएगा, यानी उस समय वेग और वेग स्थिरांक समान हो जाएगा। इसका मतलब इसका इकाई भी समान हो जाएगा। तो देखो 0 ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 + 0 यानी 0, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समान होती है। इसको रट ही लेना है, 2021 में पूछा है, हो सकता है पूछ दे आपके एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समान होती है। एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर क्या है,
तो दर लिखने के लिए के बराबर ए शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी ऊपर में क्या करना है बच्चों, ऊपर और ऑर्डर क्या कर रहा है, इसका जीरो बना देना है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 22 करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो अरहेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है। तो पहले हमें टी हाफ लिखना पड़ेगा, हाफ लाइफ लिखना पड़ेगा, अर्ध आयुकाल अभी बताए थे 0.693 अपॉन के क्या है बच्चों, दर नियतांक है, जो अभी ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे, यही वाला दर नियतांक है, ठीक है, यही वाला दर नियतांक वहाँ के है ये के, ठीक है, रेट कांस्टेंट है और टी क्या है तो अर्ध आयु है। अब यहाँ वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है तो करता है, के है ना, वेग स्थिरांक इसी को के बोलते हैं। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बताए थे किसी भी तरह का सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रारंभिक सांद्रता निर्भर करता है तो ये गलत है, ठीक है, हम बताए थे किसी भी तरह का सांद्रता पर, देखो सांद्रता का कोई यहाँ पे टर्म ही नहीं आया है, सांद्रता का टर्म बच्चों ए से आएगा, ए नॉट से, कहीं पे बुक में अगर ए लिखा मिले तो वो आपको ए नॉट करके लिखा मिले तो आपको वो प्रारंभिक सांद्रता दिखाता है, अगर सिंपल ए लिखा मिले तो वो फाइनल यानी एकदम अंत में कितना सांद्रता है वो दिखाता है। ये सब किताब में आपको एक जैसा मिलेगा, तो यहाँ पर ए का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये किसी भी तरह का सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। 24 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, हो सकता है आपको 2 मार्क्स में दे दे। कह रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो वेग समीकरण लिखा हुआ है के ए, बी का क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, यदि सांद्रण को स्थिर रखकर बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए, यानी इस पूरे को स्थिर रखकर सिर्फ बी का सांद्रण क्या कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, सिर्फ यहाँ पे ए होगा, या यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखा, यानी ए के सांद्रण को कांस्टेंट कर दिया है और बी के सांद्रण को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तिगुना कर दिया है, तो नया नया कैसे लिखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले नया वेग लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, नया वेग। तो नया वेग में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे बी के सांद्रण को 3 गुना कर दिया, जो 3b, और यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, ठीक है, उस समय तो वेग क्या होगा, तो नया वेग क्या हो जाएगा, नया वेग ये तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं है, ए ये कितना हो जाएगा 3/3 9, तो 9 को हम बाहर लिख सकते हैं, 9b², 9 क्या b², देखो यही चीज कहाँ पर है, यही चीज क्वेश्चन में है पूरा, तो ये 9 को हम ऊपर डाल सकते हैं ना, तो नया वेग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 9 गुने पुराना वेग, यानी जो शुरुआत में जो वेग था, तो क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, किसी एक साधन को कांस्टेंट करके आपको कहेगा इसको 2 गुना कर देगा, 5 गुना कर देगा, तो 5 और जितना घात रहेगा पावर उसको लिख देना है, गुना कर देना है, वही जितना घात बाहर जो निकल के आता है बच्चों उतना ही आपको ऑप्शन में टिक कर देना है। यह हम आपको समझाने के लिए वो किए थे। तो देखो इतना हम कर चुके हैं, हिंदी का वीडियो डाल दिया है, तो अब देखो आपको सिर्फ जाकर वीडियो देखना है, अच्छे से तैयारी करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।